आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए संप्रेषण के पद्धति कम्युनिकेशन मेथड पर एक वीडियो लेकर आया हूं। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण पद्धति का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। संप्रेषण पद्धति के माध्यम से ही हम विशेष विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ हम संप्रेषण का प्रयोग करते हैं और इन संप्रेषण पद्धतियों के माध्यम से हम बच्चे को शिक्षा देते हैं, साथ ही साथ बच्चे के भाषा वाणी का विकास करते हैं और बच्चे के व्यवहार का परिमार्जन, उसके सामाजिक समायोजन जो है इस पद्धति के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ इन पद्धतियों के माध्यम से हम उनमें विभिन्न प्रकार के कौशल का भी निर्माण करते हैं। ये पद्धति एक विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपके विशेष विद्यालय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये पद्धति जो है, इन पद्धति के माध्यम से हम एक बच्चे को समाज के मुख्य धारा से भी जोड़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो पद्धति कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो आपका पद्धति है वो है ओरलिज्म, जिसको हम मौखिकवाद बोलते हैं। दूसरा आपका पद्धति है वो है टोटल कम्युनिकेशन, जिसको हम संपूर्ण संप्रेषण बोलते हैं। आपका तीसरा जो पद्धति है वो है बाईलिंग्विज्म। तो ये एजुकेशनल बाईलिंग्विज्म, तो ये जो है आपका शैक्षणिक हम द्विभाषिता बोलते हैं। तो ये जो आपके संप्रेषण के पद्धति है जो हम विशेष विद्यालय में प्रयोग में लाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को मौखिकवाद ओरलिज्म के बारे में जो है जानकारी साझा करूंगा और इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम सब जो है आपके जो ओरलिज्म के सिद्धांत है या उसके जो फिलॉसफी है उसके बारे में जानेंगे, उसके जस्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे और उसके कौन कौन से लिमिटेशंस है ये जानेंगे। साथ ही साथ जो है ओरलिज्म के कौन कौन से ऐसे हमारे इंडिया में जो प्रोग्राम्स हैं जो संचालित किए जा रहे हैं विभिन्न इंस्टीट्यूशनों में या विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका जो है ओरलिज्म क्या है। तो अगर हम ओरलिज्म की बातें करें तो ये जो है ये एक ऐसा पद्धति है जहाँ पर एक बच्चे के मौखिक जो है आप कहते हैं संप्रेषण पर जो है फोकस करता है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मौखिक विधि भी कह सकते हैं, जहाँ पर एक बच्चे को जो है ओरल लैंग्वेज पर या ओरल कम्युनिकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है जोर दिया जाता है। और इस अगर हम ओरलिज्म को अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, हम इसके क्रियान्वयन की बात करें, तो ये क्रियान्वयन तभी इसका संभव हो सकता है कि जब हम एक बच्चे के हम उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लें। हमें अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से हम उसके एक उचित श्रवण यंत्र हम उसे उपलब्ध कराएं और उचित श्रवण यंत्र देकर हम उसे जो है आपके स्पीच रीडिंग या आप कह सकते हैं कि जो है उसे हम मौखिक संप्रेषण की जो है पद्धति को हम अनुपालन करें, हम उसके साथ प्रयोग करें। तो ये है जो आपका ओरलिज्म। इस ओरलिज्म में जो है आपके मौखिक पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे आपका जो पहला अगर हम प्रिंसिपल इसकी हम बात करें तो वो है आपका सामाजिक जो है आपका लक्ष्य है, इस पर ये ज़्यादा जो है आपका जोर देता है। तो अब सामाजिक लक्ष्य पर जोर इसलिए देता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में ही रह के वो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, चाहे आपके वो किसी प्रकार के छात्र हो, चाहे वो सामान्य छात्र हो या आपका जो एक डिसेबल छात्र हो। तो समस्त के लिए जो है एक सामाजिक जो है आपका हम कह सकते हैं कि लक्ष्य है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम अपनी आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं को हम समाज से पूरा करते हैं। अब यहाँ पर रह गया भाषा और वाणी का या अन्य जो आपके शैक्षणिक क्रियाकलाप है, ये भी हम एक समाज के माध्यम से ही सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये सामाजिक उद्देश्यों पर ये जो है पद्धति ज़्यादा जोर देता है। तो ये आपका सबसे पहला जो है आपका ये प्रिंसिपल है इस आपके मौखिकवाद का, कि ये जो है आपके सामाजिक लक्ष्यों पर अधिक जोर देता है। और इसके पीछे ये तथ्य भी रखा कि जैसा कि अगर हम कहें कि मौखिक भाषा जो है व्यक्ति को समाज से
जोड़ता है और सांकेतिक भाषा जो उसे समाज से अलग रखता है। तो ये मौखिक वाद इस प्रकार की ये धारणा रखता है कि अगर हम एक बच्चे के साथ, क्योंकि आप देखें अगर हम मौखिकवाद या मौखिक जो संप्रेषण का प्रयोग करने की अगर हम संख्या देखें तो समाज में इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मतलब कि हियरिंग की जो आपकी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और हियरिंग इम्पेयरमेंट की पॉपुलेशन कम है। तो एक बच्चे को अगर हम मौखिक अभिव्यक्ति अगर हम उसे सिखाएंगे, मौखिक संप्रेषण अगर हमें उसे सिखाएंगे तो वो समाज के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसे सांकेतिक भाषा, उसी पर अगर हम उसको सांकेतिक भाषा दे रहे हैं तो सांकेतिक भाषा को ज़्यादा लोग नहीं प्रयोग करते हैं, इसलिए उसे उस जो है एक हियरिंग कम्युनिटी से कटने का उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है और ऐसा होता भी है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पर सामाजिक जो है लक्ष्यों पर ज़्यादा जोर देना है कि एक बच्चे के मौखिक वाद को या हम उसके मौखिक संप्रेषण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि वो समाज के साथ जो है जोड़ सके, अपने आप को स्थापित कर सके। दूसरा है कि हम यहाँ पर अवशिष्ट आपका श्रवण क्षमता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयोग करना है। तो अब ये अवशिष्ट श्रवण क्षमता को हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, तो एक तो जो एक बच्चे के क्रिटिकल एज है उस क्रिटिकल एज में हम उसका जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट का हम पहचान कर लें और हियरिंग इम्पेयरमेंट के पहचान करके अगर हम उसे एक सूटेबल हियरिंग एड देकर अगर हम उसे भाषा और वाणी का प्रशिक्षण दें तो उसके जो क्रांतिकाल है वो क्रांतिकाल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो उसमें बची हुई श्रवण क्षमता है उसका हम हियरिंग एड के माध्यम से और भी हम उसकी आपकी थेरेपी है, आपका वाणी प्रशिक्षण है, उसके माध्यम से हम उसके जो सुनने की जो भी अवशिष्ट क्षमता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका जो है दूसरा प्रिंसिपल है। अगर हम अन्य प्रिंसिपल की बातें करें तो यहाँ पर अगला प्रिंसिपल है वाणी के द्वारा वाणी, स्पीच थ्रू स्पीच। तो यहाँ पर एक बच्चे के साथ जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं या मौखिक रूप से जब हम उससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ पर ये जो अपेक्षा रखा जाता है कि बच्चा भी उसे मौखिक रूप में ही जवाब दे और उसके मौखिक रूप के जवाब को ही हम स्वीकार करें। तो ये चीज़ें हैं आपका स्पीच थ्रू स्पीच। तो इस प्रकार से जो चीज़ों पर जो है फोकस किया जाता है और शोध के द्वारा ये जो है जाना गया है कि सामान्य बच्चा निरंतर मौखिक भाषा से युक्त रहने के कारण जो है उसके वाणी कौशल जो है वो अर्जित कर लेता है। तो यहाँ भी हमें एक श्रवण बाधित बच्चे के साथ भी ऐसा ही करना है कि हमें उसे मौखिक संप्रेषण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मौखिक संप्रेषण का जो है वातावरण, एक्सपोजर उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना है, जिससे कि वो भी जो है आपका मौखिक संप्रेषण को अर्जन कर ले, मौखिक जो भाषा को ग्रहण कर ले और वह उस मौखिक भाषा का प्रयोग करे। तो ये चीज़ें। इसके बाद अगर हम रोल ऑफ स्पीच इन ओरलिज्म का देखें तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कहा गया है, जैसे कि बताया गया है कि इसेंशियल है जो है, उसके बाद जो है ये डिजायरेबल है, मतलब ये ज़रूरी है, फिर उसके बाद ये वांछित है और ये प्राप्त करने योग्य है। ठीक, तो अगर हम इसेंशियल की बात करें तो ये भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, सामाजिक विकास के लिए वाणी का होना ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद शैक्षिक उन्नति के लिए ज़रूरी है, साक्षरता के लिए ज़रूरी है और इसे जो है प्राप्त भी किया जा सकता है, ये प्राप्त करने योग्य है जब अगर हम उसके साथ अगर हम सही सूटेबल हियरिंग देके जब हम उसको हम प्रशिक्षण देंगे तो वो चीज़ों को सीख लेगा, कुछ हद तक प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि वाणी जो है प्राप्त करने योग्य नहीं है, प्राप्त नहीं कर सकता है, कर सकता है जब हम उसको जो भी उसे हम सूटेबल हियरिंग एड देकर या हम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस देकर अगर हम उसके साथ प्रशिक्षण करें तो ये संभव है। उसके बाद अगर हम देखें रोल ऑफ मैनुअल कम्युनिकेशन, तो रोल ऑफ मैनुअल कम्युनिकेशन भी इसका एक प्रिंसिपल है। अब रोल ऑफ मैनुअल कम्युनिकेशन ये इसलिए कह रहा है कि जैसे कि जब हम संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण में हम देखते हैं कि नेचुरली जो भी आपका बॉडी का जो मूवमेंट है और जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसका हम प्रयोग अपने संप्रेषण में करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है ये ओरलिज्म अलाउ करता है, इस सारी चीज़ों को वो बात अलाउ करता है कि आप इस सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सांकेतिक भाषा को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि जो अभी हमें बात कर रहा था कि जो संप्रेषण में इस प्रकार के हम हाव भाव का प्रयोग करते हैं, चाहे बॉडी का आपका मूवमेंट हो गया
या आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ये हम संप्रेषण में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो है इसको ये जो है कंसीडर करता है, लेकिन साइन लैंग्वेज को, सांकेतिक भाषा को ओरलिज्म में कंसीडर नहीं किया जाता है, इसमें उसको स्वीकार्यता नहीं की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें आपका जो है रोल ऑफ हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसमें कह रहे हैं कि अब कुछ पार्ट्स हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप दृश्य और चित्रात्मक हो गया, जिसमें हम लेखन और पठन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है इसके अंदर जो है इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है कि आपका विजुअल जो ग्राफिकल है उसका प्रयोग हम बच्चे के साथ कर सकते हैं, लेखन और पठन का। इसके बाद आपका दृश्य जो हस्तचलित जो संप्रेषण बिंदु है, इसको भी इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया है ओरलिज्म के अंतर्गत। तो ये जो है आपका ये सब प्रिंसिपल्स था, इन सब प्रिंसिपल्स का जो हम एक ओरलिज्म में प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका जस्टिफिकेशन देखें तो जस्टिफिकेशन में सबसे पहला जो आपका जस्टिफिकेशन है वो है नीड फॉर स्पीच। तो अब यहाँ वाणी के लिए क्या आवश्यकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि वाणी के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वाणी की आवश्यकता की, अगर हम बात करें तो बच्चे के जो भी आपका अगर हम जीवन जीने की बात करें, तो बच्चे के जीवन जीने में या किसी भी मनुष्य के जीवन जीने में वाणी का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और वो अपने वाणी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो आपकी अपनी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को वो पूरा जो है करता है वाणी के माध्यम से। और इसके साथ साथ वो जो है व्यक्ति वाणी के माध्यम से अपने समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठा जो है स्थापित करता है, अब समाज में एक अपनी अच्छी पहचान बनाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है अगर हम इसकी जस्टिफिकेशन देखें कि मौखिकवाद क्यों एक बालक के अंदर विकास की ज़रूरत है, क्यों मौखिकवाद जो है ऐसा कहा जा रहा है कि जो है एक बच्चे के अंदर विकसित होना चाहिए, तो उसके पीछे ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि वाणी एक बच्चे के जीवन के लिए उपयोगी है। वो किस तरीके से उपयोगी कि जो अभी हमें बताया कि उसको समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, समाज में अपने आप को अच्छे से स्थापित करने के लिए, समाज में पहचान बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि वाणी एक बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट, ठीक, यहाँ पर हम बात करें डेवलपमेंट इन जो है ऑडियोलॉजी, स्पीच साइंस, ठीक है, एंड स्पेशल एजुकेशन। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आपके वाणी और विज्ञान के क्षेत्र में जो है बहुत सारी चीज़ों को विकास हो चुका है, ठीक है, और उन आपके विकास की जो टर्म्स है उसको हम एक बच्चे के साथ प्रयोग करके हम एक बच्चे के जो है मौखिक संप्रेषण का हम विकास कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखिए तो आज के टाइम में स्पेशल एजुकेशन में एक बच्चे के भाषा और वाणी विकास के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं, जैसे आपका नेचुरल मेथड हो गया, स्ट्रक्चरल मेथड हो गया, कंबाइंड मेथड हो गया, फिर इसके बाद आपके प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो ये सब सारी चीज़ों का विकास हुआ है। उसी तरह से हम ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में कहें तो आपके देखें कि स्क्रीनिंग के बहुत सारे टूल्स डेवलप किए गए हैं, जो हियरिंग डायग्नोसिस के बहुत सारे जो टूल्स डेवलप किए गए हैं। उसी तरह से स्पीच डेवलपमेंट के लिए टूल्स डेवलप किए गए हैं। तो इन सारे टूल्स का हम प्रयोग करके एक बच्चे की हम आपके ओरल कम्युनिकेशन के या ओरल जो है संप्रेषण को हम विकास कर सकते हैं। तो ये चीज़, अगर हम लिमिटेशंस की बातें करें कि कौन कौन से ऐसे लिमिटेशंस हैं जो इस पद्धति को, संप्रेषण पद्धति को लागू करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो जो है आपका तकनीकी विकास की जो है अनिश्चितता, ये भी है। तो इनएडुकेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंट, तो ये भी चीज़ें, मतलब कि हमारे देश में अगर हम अभी बात कर रहे थे जो आपका असेसमेंट की बात कर रहे थे, हियरिंग असेसमेंट की बात कर रहे हैं, स्पीच का, तो डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उस लेवल तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि जितना हम एक बच्चे की भाषा वाणी विकास करने में उसका प्रयोग कर सके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी एक है, कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस है। अगर हम दूसरा बात करें तो मौखिक सफलता की पूर्ण जो है आवश्यकता, ये भी है
कि जो हम अगर ओरल हम कम्युनिकेशन की बातें करें या ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बच्चे की पूर्व आवश्यकताएं होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक बच्चे को जो है वो प्रभावित कर रही हैं। और ये कम है जो जिस मात्रा में हमें एक बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें होना चाहिए, उस मात्रा में नहीं होने की वजह से भी कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर हम बात करें कि बच्चे के मान लीजिए हेयरिंग लॉस काफ़ी गंभीर है, ठीक, अगर गंभीर है उसके अनुसार अगर हम उसको श्रवण यंत्र नहीं दे रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं उसके जो ओरल जो है कम्युनिकेशन को सक्सेस होने को कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करेगा। तो लिमिटेशंस हैं कुछ जो है ओरलिज्म को प्रभावित कर रहे हैं लागू करने में। दूसरा है कि क्लिनिकल फैक्टर्स भी इसमें है कि आप शीघ्र पहचान अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये शीघ्र पहचान का अगर हम फॉलो करके अगर हम ओरलिज्म को अनुपालन करें या इम्प्लीमेंट अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करें तो संभव है। उसी तरह से अर्ली इंटरवेंशन भी, इसके बाद चाइल्ड जो पर्सनालिटी, ये भी हमें कहीं ना कहीं विकसित, अगर हम इन सारी चीज़ों पे काम करके अगर हम ओरलिज्म को अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करें तब तो संभव है कि जो है हम ओरलिज्म को अपने विद्यालय में कम्युनिकेशन मेथड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों कहीं ना कहीं हमें बच्चे के साथ करना पड़ेगा। उसके बाद फैमिली रिलेटेड भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों की जागरूकता जो है की भी कमी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे फैमिली के सदस्य ये मानते हैं कि बच्चे में इस भाषा और वाणी का विकास संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भी एक जो ओरलिज्म को प्रभावित करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, एक अभिभावक जो है एक बच्चे की मौखिक बात इम्प्लीमेंट करने में या मौखिक बात का विकास करने में या मौखिक संप्रेषण का विकास करने में जो वो जो है अपनी सहभागिता नहीं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो करेगा, एक लिमिटेशन जो है उत्पन्न होगी। उसके बाद अभिभावक की शिक्षा, एजुकेशन भी डिपेंड करेगा। अगर वो एजुकेटेड है तो ये सारी चीज़ों को जब हम उसको बताएंगे समझाएंगे तो वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ काम भी करेगा। उसके बाद एक भाषा ही प्रकट करने वाला, ये भी चीज़ें हैं कि मोनोलिंग्विज्म भी एक चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, जो एक्सपोजर कि हम एक ही भाषा का सिर्फ एक बच्चे के साथ प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी जो डेवलपमेंट को, ओरलिज्म के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। उसके बाद बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ये भी है, बाधा मुक्त वातावरण भी अगर हम उसे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो ये भी ओरलिज्म को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। उसके बाद समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी चीज़ें हैं कि अगर समाज ही अगर बच्चे के प्रति इस प्रकार का सोचेगा कि इसका मौखिक संप्रेषण नहीं कर सकता है, इसका मौखिक संप्रेषण का विकास नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगी। इसके साथ जो है सरकार संबंधी कारक भी है कि मान लीजिए एजुकेशन का प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद छूट संबंधी कानून, ये भी अगर सरकार के द्वारा सुनिश्चित नहीं है। सुविधाओं की उपलब्धता, जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसकी उपलब्धता सभी बच्चों के पास या सभी विद्यालय तक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ओरलिज्म को प्रभावित करेगा। उसके बाद संप्रेषण और ज्ञान से संबंधित जो है संघर्ष, ये भी स्ट्रगल आप जो है अगर हम कहें कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं नॉलेज में भी प्रभावित करेगा ये। उसके बाद आपके बच्चे का जो है लैंग्वेज डिले डेवलपमेंट है, तो ये भी कहीं ना कहीं ओरलिज्म को प्रभावित करेगा। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस हैं जो कहीं ना कहीं एक ओरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने में जो है आपके बाधा एक कारक बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ओरलिज्म के जो है आपका हम लोगों ने प्रिंसिपल और फिलॉसफी देखा, उसके बाद हम लोगों ने उसका जस्टिफिकेशन देखा और हम लोगों ने लिमिटेशंस देखा, और तीसरा दी है प्रोग्राम इन इंडिया। तो अब ओरलिज्म को कहाँ कहाँ ऐसे जो है हमारे इंडिया में प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। तो अगर हम ओरलिज्म की बात करें तो AYJNISHD जो मुंबई में है, जो अलियावर जंग जो है आपका राष्ट्रीय आपका श्रवण दिव्यांग संस्थान है, उसमें जो आपका प्री स्कूल है, जो प्री स्कूल वहाँ भी चलता है जो 2, 4, 5 बच्चों का, तो वहाँ पर जो है ओरलिज्म की जो ये पद्धति इसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपका चेन्नई में है एक बाल विद्यालय में भी आपके ओरलिज्म को जो है वो फोकस करते हैं और ओरलिज्म पद्धति को जो है फॉलो करते हैं। इस तरीके से इंडिया में और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर ओरलिज्म को लोग फॉलो करते हैं और ओरलिज्म को ही वो लोग फोकस करते हैं और ऐसा मानते हैं कि सारी चीज़ें जो एक बच्चे के अंदर हम डेवलपमेंट मौखिक संवाद के माध्यम से या मौखिक
जो है आपके वाद जो पद्धति के माध्यम से हम उनके भाषा और वाणी और उनके मौखिक संप्रेषण का विकास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि वो भी आपके ओरलिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और इस मेथड को अपने जो भी विशेष विद्यालय है उस विशेष विद्यालय में इस मेथड्स को जो है प्रयोग में लाने का प्रयास करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी हमारे चैनल द्वारा वीडियो बनाया जाता है वो आपको समय पर उपलब्ध हो सके और आप उस टॉपिक के बारे में परिपूर्ण रूप से जान सकें। तो धन्यवाद।